नमस्कार मित्रों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे, लगातार परिश्रम कर रहे होंगे अपनी सफलता के लिए। तो उस सफलता में एक कदम आपको और ऊपर ले जाने के लिए मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, समाज प्रकरण का जो टॉपिक इस समय चल रहा है आपका, उसमें मैंने 3 क्लासेस आपको दे चुके हैं, जिसमें से अव्ययी भाव समास और उसके साथ ही साथ आपका तत्पुरुष समास पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है। आज हम चर्चा करेंगे पार्ट 3 पर। दोस्तों, तत्पुरुष समास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समास है और बहुत ही लेंदी समास भी है। ज्यादातर प्रश्न कहीं से समास से बनते हैं तो आपके तत्पुरुष समास से ही बनते हैं। इसीलिए मैं यह नहीं चाह रहा हूं कि तत्पुरुष समास कहीं से भी आपको परेशान करे। उसमें जितनी भी टॉपिक हैं मैं आपको आसानी से हल करा के व्याख्या सहित आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा, जिससे आपको एकदम सहज महसूस होगा कि हाँ, यह हमने पढ़ा हुआ है, पेपर में आया तो आसानी से कर भी ले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समय जाया ना करते हुए शुरू किया जाए अपनी टॉपिक को। तो पिछली कक्षा में हमने दोस्तों जो शुरू किया था, उसमें क्या शुरू किया था? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तत्पुरुष तक हम लोगों ने समाप्त कर लिया। अब बचा हुआ है षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। इस पर हमें आज चर्चा करना है। तो आइए देखते हैं सप्तमी तत्पुरुष पर। अच्छा, षष्ठी है पहले। क्या है? पहले षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी का मतलब षष्ठी तत्पुरुष समास। इतना आप लोग आश्वस्त रहिएगा दोस्तों कि अगर हमारी कक्षा आप लोग देख रहे हैं तो आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है सीटेट के लिए। इसी में से आपको मिल जाएगा। इतना ही देखिए, बहुत ज्यादा कचर पचर करके इधर उधर करके मिक्स मर्ज मत कीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और कंफ्यूज हुए तो पूरा पेपर सत्यानाशा हो जाएगा। अब सत्यानाशा होगा तो आप जानते ही हैं क्या दिक्कत होने वाली है आपको। तो चलिए, तो षष्ठी तत्पुरुष समास, इसका जो कारक चिन्ह होता है, अच्छा इसमें पहले परिभाषा बता दें, उसके बाद आपको बताते हैं। परिभाषा और चिन्ह पहले आपसे चर्चा कर लेते हैं, फिर लिख देते हैं। दोनों आपके सामने रहता है तो आपको बहुत ही सहज महसूस होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, मजा आता है पढ़ने में, आपको रुचि मिलती है। चलिए, तो ये जो षष्ठी तत्पुरुष समास है दोस्तों, तत्पुरुष समास में पहले ही कहा गया है कि पूर्व पद में उसके विभक्तियां होंगी। तो षष्ठी तत्पुरुष में क्या होगा आप पहले से ही समझ गए होंगे, क्योंकि पीछे तो मैंने कक्षाओं में बता रखा है कि वह तत्पुरुष समास जिसके पूर्व पद में षष्ठी तत्पुरुष मिले, षष्ठी विभक्ति मिले, षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाता है। जिसका कारक चिन्ह क मिलता है। क्या मिलता है? क, की, के। क्या मिलता है? क, की, के। यही इसका कारक चिन्ह मिलता है। बाकी इसमें कुछ खास शब्द नहीं होते हैं। आपको इसी से समझना होगा कि जो पूर्व पद होगा उसमें षष्ठी तत्पुरुष होगा, षष्ठी विभक्ति होगी और साथ ही साथ कारक चिन्ह। इसमें बहुत अच्छे से, बहुत आराम से आप इसके कारक चिन्ह निकाल लेंगे, इसका अर्थ निकाल लेंगे, जिससे आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। क, की, के आराम से निकल के चला आएगा और आपको बता देगा कि हाँ भैया, हम ही षष्ठी तत्पुरुष हैं। अब भैया हो, बहनी हो, दादा हो, दादी हो, कोई भी हो, सबको ये बता देता है कि हाँ, हम ही तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो आइए देख लीजिए, परिभाषा लिख दें। परिभाषा के तौर पे ये व्याख्या ही लिखी जाती है। तो देखिए, वह तत्पुरुष समास, वह तत्पुरुष समास जिसके पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति हो, षष्ठी विभक्ति
हो उसे कहते हैं, आप लिख लीजिए क्योंकि समय निकल जाता है हमारा, ठीक है। उसे कहते हैं, क्या कहते हैं वो आप जान जाते हैं आराम से। उसे षष्ठी तत्पुरुष समास कहते हैं। पहचान में देखेंगे तो पहचान आपकी यही बनेगी, पहचान। तो पहचान क्या है दोस्तों? पहचान वही है कि कारक चिन्ह आपको मिलेगा, कारक चिन्ह क्या मिलेगा? कारक चिन्ह का, की, के, ठीक है। ये पहचान के तौर पे मिलेंगे जब हम अर्थ निकालेंगे तब। जब हम अर्थ निकालते हैं तो यही इसकी पहचान बनती है, ठीक है। और विभक्ति तो आपने देख लिया है, चलिए बता दे रहे हैं। पूर्व पद में कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। बस यही खास तौर पे यही पहचान इसकी मिलेगी, बाकी और कोई खास पहचान इसमें होती नहीं। जितना होगा मैं आपको जितना हो सकेगा आसान करते चलता हूं, आप समझते हैं, इसीलिए आसानी से आप आनंद पूर्वक हमारी क्लासेस को भी देखते और पढ़ते हैं। माफ कीजिएगा। चलिए तो नोट कर लीजिए। अच्छा पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसी आपकी मर्जी हो, जल्दी कर लीजिए। हो गया? हो गया हो तो चलिए शुरू करते हैं उदाहरण से। उदाहरण, इसके बड़े प्यारे प्यारे उदाहरण हैं और बार बार आते रहते हैं पेपर में, जैसे राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार। अब राजकुमार है ये आप लोग जान रहे हैं, तो राजकुमार का अर्थ आप निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा आपके सामने? क्या निकल के आ रहा है? राजा का कुमार, राजा का कुमार। कुमार मतलब जानते हैं, तो पुत्र, कुंवर, ठीक है। तो ये तो आपको यहां से समझ में आ गया कि राजा का कुमार यानी कि राजपुरुष, राजकुमार हो गया। एक और उदाहरण हमारे मुंह से निकल गया फ्लो में। तो देखिए अब इसे जब बनाएंगे तो राजा का षष्ठी क्या होता है? राजा का षष्ठी होता है राज्ञ। क्या होता है? राज्ञ। और ये हो जाएगा कुमारा, राज्ञ कुमारा। अब बताइए समझ में आया? ये आपका विग्रह हो गया जिसमें आपको पूर्व पद देखना है, तो पूर्व पद में आपके क्या होगा? पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति होगी, ठीक है। इतनी पहचान आपको समझ में आ गई है तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। एक और शब्द देख लीजिए इसी के चलते, मैंने जो अभी अभी आपको बोल दिया था, क्या? राजपुरुष, राजपुरुष, राजपुरुष। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ राजा का कुमार, यहाँ राजा का पुरुष हो जाएगा, राजा का पुरुष हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको जब विभक्ति में विभक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा का षष्ठी राज्ञ पुरुष बन गया। कोई समस्या हो रही है? अच्छा नोट कर लीजिए, नोट कीजिए जल्दी से। हो गया? तो चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे अब यह कह दिया जाए दशरथ पुत्र, दशरथ पुत्र। अब क्या कहलाएगा यहाँ पे? यहाँ पे कहलाएगा दशरथ के पुत्र,
अर्थ क्या निकल के आएगा? दशरथ के पुत्र, यही तो आएगा, दशरथ के पुत्र। का की के मैंने पहचान बताया है, आपको अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि शब्द ही ऐसा होता है, इसमें शब्द ही इतना आसान होता है कि उसका अर्थ आप आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन जब इसको विग्रह के रूप में देखना होता है तो आपको ये जो पूर्व पद होता है, प्रथम पद होता है, इसमें आपको षष्ठी विभक्ति दिखानी पड़ेगी। षष्ठी विभक्ति का मतलब दशरथस्य पुत्र हो गया, दशरथस्य पुत्र, दोनों को अलग अलग रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, आपके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए अलग रखिएगा। हो गया, नोट कीजिए। राजमाता कर दीजिए, राजपुत्र कर दीजिए, राजमाता राजपुत्र है, नरपति नरपति कर लीजिए, राजा वाला तो भाई मिल गया आपको, नरपति कर लीजिए, नरपति क्या हो जाएगा बताइएगा? नरों का स्वामी या पति, पति का मतलब क्या होता है? स्वामी होता है, तो नरों का पति, नर का पति क्या हो जाएगा इसका? नराणाम पति, नरपति इसी को कहा जाता है, नरों का पति या स्वामी, जो भी आपको समझ में आए बस इसी से बनाएंगे आप, बन जाएगा। जो आप बनाना चाहेंगे, देखिए नरों के पति या नरों का स्वामी, जो भी आप बना देंगे बन जाएगा, अर्थ वही निकल के आएगा। पहचान आपको देखनी है, इससे ना मतलब है ना इससे मतलब है, मतलब आपको विभक्ति के कारक की चिन्ह से है, कारक चिन्ह आपने बना लिया, आपको षष्ठी विभक्ति पता चल जाएगा। षष्ठी विभक्ति पता चल गया, बात खत्म। उसके बाद आपको नराणाम पति, नराणाम पति, नरों का बात है तो बहुवचन है, बहुवचन है तो भाई नर से तो होगा नहीं, नर से नहीं रहेगा, नराणाम तो वो तो होगा नहीं, नराणाम है, नरों के मतलब बहुवचन है, बहुवचन की षष्ठी विभक्ति लग रही है, लेकिन लगेगी षष्ठी विभक्ति चाहे आप बहुवचन लगाइए, चाहे एक वचन लगाइए, चाहे द्विवचन लगाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क इससे पड़ने वाला है कि आपकी षष्ठी विभक्ति नहीं हटनी चाहिए, षष्ठी विभक्ति हट गई तो वो अलग ही रूप दे देगा इसको। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो नोट कर लीजिए, दो उदाहरण दिए हैं ना अभी आपको, ये नोट कर लीजिए आप, दशरथ से पुत्र नरपति, नोट कर लीजिए। इसमें बहुत सारे उदाहरण होते हैं और बहुत सारे उदाहरण आते भी हैं इससे, मैंने कहा ना आपको बहुत ज्यादा यहाँ से आता है, षष्ठी विभक्ति से बहुत आता है दोस्तों। अगर एक कहते हैं हम लोग हिमालय, हिमालय, अब बताइए हिमालय, हिम का आलय, हिम का आलय, आप अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, आलय का मतलब घर होता है, हिम का घर आलय, ठीक है। तो आपको क्या निकल के आया? क्या निकल के आया? कारक चिन्ह, षष्ठी विभक्ति हो गई। अब यहाँ पे आपको इसको अलग करना है, विभक्तियां तो मैंने आपको संधि पढ़ा ही रखा है, कैसे अलग करना है। हिम हमने अलग किया है, हिम आलय दोनों को अलग किया है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति लगाइए, हिमस्य, जैसे रामस्य होता है उसी तरह से हिमस्य हो जाएगा, हिमस्य आलय, बन गया कि नहीं बन गया? राष्ट्रपति, राष्ट्रस्य पति, राष्ट्र का पति, राष्ट्र का स्वामी, लिख लीजिए, आपकी मर्जी है भाई, उदाहरण तो बहुत हैं। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, राष्ट्र का स्वामी, नोट कर लीजिए, राष्ट्र का स्वामी। और आप बनाइए जरा इसका, अभी तो मैंने बता दिया बनाना क्या है, अभी मैंने बता दिया आपको कि इसका विग्रह क्या होगा। एक शब्द है उसको बनाइए, कालिदास, ये शब्द नहीं ये नाम है, कालिदास क्या बन जाएगा?
काली का दास। क्या बन जाएगा? काली का दास। कालिका नहीं, कालिका नहीं, काली का दास। तो काली का दास हो गया, मैंने बना दिया, ये चिन्ह आपको मिल गया है। तो अब षष्ठी लगा के आप इसको अलग कर लीजिए ना, बड़ी समस्या हो जाएगी आपको, क्योंकि इसका तो हमें पता है कि इकारांत, इकारांत है, इकारांत का षष्ठी विभक्ति निकालना आपके लिए थोड़ी समस्यादायक हो जाएगी। तो ये हो जाएगा काल्याः, काल्याः दासः बन गया। ये षष्ठी विभक्ति का होता है, काल्याः दासः। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए और कमेंट करते रहा कीजिए ना। कमेंट तो हम देखेंगे, बगल में भाई है हमारे फोन, हम भी देख लेंगे कमेंट आपका कि आप लोग क्या भेज रहे हैं, क्या नहीं भेज रहे हैं। चलिए एक और बना दे रहे हैं, उसके बाद आपको ये छोड़ दे रहे हैं भाई, इस तरह से मिलेगा तो आप बना लीजिएगा। देवभाषा, इसका बना के दिखाइए, क्या हो जाएगा? देवों की भाषा। देवों की, देव की भाषा नहीं होगा, देवों की भाषा होगा। भाई एक देव थोड़ी है, देवों की भाषा। अब देवों की भाषा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या होगा, जो लगेगा, जो प्रयोग होगा इसमें षष्ठी विभक्ति का बहुवचन प्रयोग होगा। देवों की भाषा है, क्या हो जाएगा? देवानाम भाषा। अब ये जो भा है उसकी वजह से यहाँ देखिएगा आपको ऐसे भी मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। देवानाम भाषा, ठीक है। ये व्यंजन की वजह से ये क्या हो जाएगा? मोनुस्वारा संधि से माँ का अनुस्वार हो जाएगा, वो अलग बात है। बात जो दिखानी थी आपको षष्ठी विभक्ति की दिखानी, मैंने दिखा। इसके बाद नोट कर लीजिए, उसके बाद बता दिया। नोट कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट मारना चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, हो गया। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद आएगी सप्तमी विभक्ति। तो जो सप्तमी विभक्ति आती है दोस्तों, सप्तमी विभक्ति सीधी सीधी बात है कि सप्तमी विभक्ति में क्या होगा? पूर्व पद सप्तमी विभक्ति में होगा, सप्तमी तत्पुरुष समास में। सप्तमी तत्पुरुष समास में पूर्व पद सप्तमी विभक्ति में होगा। इतना अगर कंफर्म है तो आगे की बात करते हैं। इसमें पहचान के लिए कुछ शब्द होते हैं, पहचान के लिए क्या होते हैं? शब्द होते हैं। कारक चिन्ह से पहचानेंगे तो होता है मे पै पर ऊपर, मे पै पर ऊपर, इसकी पहचान होती है कारक चिन्ह की। ज्यादातर इसमें आपको मे से मिलेगा। किससे मिलेगा? मे। अब मे के साथ साथ आप देखेंगे इसमें शब्द की पहचान होती है। जो पीछे शब्द होते हैं, जो आपके उत्तर पद के शब्द होते हैं, एक पूर्व पद दूसरा उत्तर पद, तो उत्तर पद के जो शब्द होते हैं उसमें आपको पहचान मिलती है। क्या पहचान मिलती है उसमें? आपको या तो आपको कुशल मिलेगा, या तो निपुण मिलेगा, या तो प्रवीण मिलेगा, या तो आपको महान मिलेगा। मतलब कि ये होता है कि सप्तमी विभक्ति या सप्तमी तत्पुरुष समास में ऐसे शब्द होंगे जो आपको ऐसा प्रतीत करवाएंगे कि इस इंसान में उत्तमता है, मतलब उत्तम है, कुशल है, कार्य में कुशल है, कार्य में प्रवीण है, ठीक है, ऐसे शब्द निकल के आएंगे। तो जब ऐसे शब्द आपको दिख जाएं तो सीधे सीधे आप क्या कर सकते हैं? सप्तमी विभक्ति लगा सकते हैं। सप्तमी विभक्ति जब लग जाएगी तो भाई आपका उत्तर तो सही हो जाएगा, बहुत मजे से आप लगा लेंगे। और जब लग जाएगा एक नंबर मिल जाएगा, और एक नंबर मिलने से जानते हैं आपका कट ऑफ यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। एक नंबर से पास या फेल होते हैं लोग, और वो दर्द हम लोग जानते हैं कि एक नंबर से फेल होना होता क्या है, ठीक है। तो ऐसी गलती आप ना कीजिएगा, इसीलिए आपको सारी चीजें हम लोग पढ़ा रहे हैं, ताकि वह उन लोगों की तरह से जो बेचारे एक नंबर से फेल होते हैं उनकी श्रेणी में आप मत आइए, हम आपको दिखाएंगे रास्ता। आइए
अगले पेज पे चले चलते हैं, चलिए पेज दूसरा ले लेते हैं, ये तो हो गया। चलिए, विभक्ति कौन तत्पुरुष समास कौन सा होगा? ये होगा आपका सप्तमी तत्पुरुष समास। ठीक, सप्तमी तत्पुरुष समास। अब इसके बाद की बात करें तो इसमें क्या आएगा, तो इसकी व्याख्या होगी वह तत्पुरुष समास। आपको आ रहा होगा लेकिन भाई लिखना तो आप लोगों को, आप लोग लिखाने पे मजबूर कर देते हैं। वह तत्पुरुष समास जिसके पूर्व पद में, जिसके पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति होती है, होती है, वह कहलाता है, वह कहलाता है, उसे कहते हैं, उसे कहा जाता है सप्तमी तत्पुरुष समास। आप जिस तरह से लिखना चाहेंगे वो आपकी मर्जी होगी। कहलाता है, कहा जाता है, उसे कहते हैं, यही उनकी परिभाषाएं बनाते हैं। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया, पहचान दिखा दे रहे हैं आपको, पहचान देख लीजिए। अब भाई एक चीज तो हो गया आपके लिए, एक चीज क्या हो गया है, ये सप्तमी विभक्ति होती है। उसके बाद देख लीजिए कारक चिन्ह से, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह में आपको क्या मिलेगा, में, ठीक, में। उसके बाद कारक चिन्ह मिल गया, उसके बाद पहचान शब्द, उत्तर पद के शब्द, उत्तर पद के शब्द आपको कैसे मिल सकते हैं वो देखिए। शब्द जो होंगे दोस्तों उसमें आपको निपुण मिल सकता है, प्रवीण मिल सकता है, कुशल मिल सकता है, क्या मिल सकता है, कुशल मिल सकता है, उत्तम मिल सकता है, उत्तम मिल सकता है, श्रेष्ठ मिल सकता है। अब सारी चीजें तो मैंने बता दिया आपको, यही शब्द तो मिलेंगे। अब यही शब्द मिलेंगे, आपको यही शब्द ढूंढने होंगे। बन गया आपका सप्तमी तत्पुरुष समास। तो ये तो उदाहरण दे दें, अब इसी के बाद दे दें, सच में। चलिए आइए दे देते हैं। जैसे नरोत्तम, क्या हो जाएगा, नरों में उत्तम, नरों में उत्तम। अब बताइए कारक चिन्ह मिला, कारक चिन्ह मिल गया। और देखिए उत्तम शब्द दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जब उत्तम दिख रहा है पीछे इसके उत्तर पद की तरफ आपको उत्तम दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि क्या हो जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। बनाइए जरा, आप बनाइए, तो एक बनाइए, आप बना दीजिए, हम पेन नीचे रख दिए हैं, आप बना दीजिए जल्दी से, इसको बना के भेजिए, कमेंट कीजिए क्या बनेगा इसका विग्रह, विग्रह क्या बनेगा ये बना दीजिए। मैंने यहाँ भी दिखा दिया, यहाँ भी दिखा दिया, बस आपको सिर्फ सप्तमी विभक्ति लगाना है, नर में, नर में सप्तमी विभक्ति लगा दीजिए, बन जाएगा आपको।
बन गया? नहीं बना। ये कितने लोगों को तो यही नहीं याद होगा ना कि इसका बहुवचन तो लगेगा ही। राम रामस्य रामयो रामानाम रामे रामयो रामेषु नरे नर रामे रामयो रामेषु नरे नरयो नरेषु। तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन क्या हो जाएगा? नरेषु। क्या हो जाएगा? नरेषु। नरेषु उत्तमा। उत्तम हो गया, नोट कर लीजिए। अब तो हो गया, अब क्या? चलिए, हाँ, एक मिनट। कार्य कुशल, कार्य कुशल। अब जरा इसका क्या होगा? अर्थ क्या होगा? कार्य में कुशल। क्या होगा? कार्य में कुशल। समझ में आ रहा है ना? कार्य में कुशल हो गया। जब कार्य में कुशल समझ गए, कार्यों में कुशल, कार्यों में कुशल ये हो, हाँ, कार्यों में कुशल हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कार्येषु, कार्येषु कुशल हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, बन गया कि नहीं बन गया? बना दीजिए। कितना प्यार से बन रहा है। बन गया। चलिए एक और शब्द देखिए। युद्ध निपुण। क्या बन जाएगा? युद्ध में निपुण। युद्ध में निपुण क्या बनेगा? युद्धे निपुण, युद्धे निपुण। और इसी तरह से हम चाहेंगे कि जो सप्तमी विभक्ति है, यानी कि विभक्तियों के द्वारा जो तत्पुरुष समास का भेद बताया गया था, वो समाप्त किया जाए। कार्य कुशला हो गया, बाकी सारी चीजें, कार्य कुशला हो गया, युद्ध निपुणा हो गया, नरेश हो गया, नरोत्तम हो गया। इस तरह से तो सारी चीजें मैंने उदाहरण आपको बता ही दी हैं। विद्या प्रवीणा हो जाएगा। प्रवीणा का कुछ बताया? प्रवीणा नहीं बताया। हाँ, विद्या प्रवीणा हो जाएगा। विद्या में प्रवीण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम चलेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था क्या कि तत्पुरुष समास के उपभेद भी मिलते हैं। तत्पुरुष समास के उपभेद, उपभेद ये मैंने आपको बताया। तत्पुरुष समास के उपभेद कितने बताए थे मैंने? 4 बताए थे ना। एक नई तत्पुरुष, एक प्रादि तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, प्रादि को ही गति तत्पुरुष भी कहते हैं, गति समास, ठीक। और उपपद, उपपद तत्पुरुष, उपपद के बाद एक अलुक, अलुक तत्पुरुष समास। ये 4 मैंने आपको इसके उपभेद बताए थे। उल्टा उस साइड जाते ही हमारा उल्टा हो जाता है, तो नोट कर लीजिए। समास आप इनके नीचे लिखते जाइएगा, कोई बात नहीं। तत्पुरुष समास के भेद हैं, ठीक, लिख लीजिए। लिख लिए? चलिए आइए आगे चलते हैं। इसमें से जो पहला है उस पर चर्चा करते हैं। इसमें से जो पहला है यानी कि कौन? नई तत्पुरुष, नई तत्पुरुष। बस पहचान जान जाइए इनकी। नई तत्पुरुष, नई तत्पुरुष समास जो होता है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे
तो आपको मिलेगा नए। नए मतलब ना, नए मतलब ना, यानी कि अर्थ क्या देगा, नकारात्मक अर्थ देगा। नकारात्मक, नकारात्मक अर्थ, ये आपको हमेशा नकारात्मक अर्थ देगा न। और जब सामासिक पद होगा या फिर विग्रह होगा तो उसमें पहले तो विग्रह में आपको न शब्द मिलेगा देखने को, पूर्व पद, पूर्व पद क्या मिलेगा, न मिलेगा। लेकिन जब सामासिक पद होगा, सामासिक पद, सामासिक पद में आपको अ उपसर्ग मिलेगा। क्या उपसर्ग मिलेगा, ह्रस्व अ उपसर्ग मिलेगा हमेशा। सामासिक पद में क्या मिलेगा आपको, यही बात है, इस साइड आने पर दिक्कत होने लगती है, देख लीजिए। तो क्या होता है, सामासिक पद सदैव क्या होता है, अ मिलता है, ये देख लीजिए, इसीलिए इधर नहीं आते हैं। चलिए आप लोगों के लिए यही सही कि एक ही साइड से पढ़ाए हैं, देख लीजिए। तो ये क्या होता है, सामासिक पद आपको ह्रस्व अ मिलता है सदैव, और विग्रह के समय, विग्रह के समय आप हमेशा न लगाकर उनका विग्रह करेंगे। क्या करेंगे, न लगाकर उनका विग्रह कर देंगे। समझ में आ रहा है। और अर्थ सदैव कैसा होगा, अर्थ सदैव नकारात्मक होगा। क्या लिखाना पड़ेगा, क्या व्याख्या लिखना पड़ेगा, कुछ खास तो नहीं है वैसे मेरे देखने में, जैसा आप कहिए। अगर लिखवाएंगे तो क्लास लंबी चली जाएगी, इसलिए सोच रहे हैं जो चारों उपपद हैं इनको जल्दी जल्दी बता के आगे चलते हैं। तो जल्दी जल्दी बताते हैं, चलिए। बाकी आप समझ जाइएगा, मैंने जो बताया है ना एक बार रिपीट करके लिख लीजिएगा, आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं इनको, क्योंकि मैंने सारी पॉइंट्स बोले हैं। नोट कर लीजिए, पहले से नोट कर लीजिए, फिर उदाहरण बताते हैं। हो गया, चलिए देख लीजिए। उदाहरण में अकृतम, अकृतम क्या मिलेगा, मैंने कहा सामासिक पद में ह्रस्व आ मिलेगा। मिला, मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना, ह्रस्व आ। अब इसका विग्रह जब करेंगे क्या हो जाएगा, न कृतम, न कृतम। मैंने कहा विग्रह करने में आपको ना मिलेगा, मिल गया। उदाहरण हमेशा आप क्या देगा, ये उदाहरण हमेशा नकारात्मक देगा। उदाहरण कह रहे हैं, अर्थ, अर्थ सदैव नकारात्मक देगा। जो किया ना गया हो, जो किया ना गया, अकृतम, न कृतम, हो गया। अनिच्छा, अनिच्छा क्या हो जाएगा, न इच्छा, जिसकी इच्छा ना किया गया। अनागतम, अनागतम, आना है, अच्छा साफ लिख दें सही से। चलिए भी आप लोगों की मर्जी, अभी कहेंगे कि सर जी 60 करने लगे और 60 में इतना 60 करने लगे, लीजिए। अनागतम, ठीक है। क्या हो जाएगा अनागतम का, नागतम, क्या हो जाएगा, नागतम। नागतम, जो गया ना हो, आपके सामने। अमोघ, अमोघ, आपको सिर्फ ये देखना है, ये मैंने जो बताया आपको कि इसमें ह्रस्व आ मिलता रहेगा। आप किताब उठाएंगे, उदाहरण इसके देख लेंगे। अमोघ बता रहे थे ना, हाँ अमोघ, न मोघ। पहचान इसकी बहुत आसान, और यहाँ से थोड़ा सा कम पूछता है मेरे देखने में, लेकिन टेट में आया हुआ था।
टेट में आया हुआ, यूपी टेट में आया हुआ था। ठीक हो गया। बाकी कहिए तो उदाहरण ढेर सारे बताते चले हम। खुल गया। आ ब्राह्मण, आ ब्राह्मण। तब तक आप लोगों का हम कमेंट भी देखते चलें, क्या बोल रहे हैं आप लोग भी। कमेंट भी तो आपका रहता है बढ़िया बढ़िया। चलिए बताइए, कमेंट तो आपके रहते ही हैं, बढ़िया कमेंट हैं, लेकिन यही है कि कुछ लोग कहते हैं कि लिखवा दीजिए, कुछ लोग कहते हैं छोड़ दीजिए, कुछ लोग कहते हैं रहने दीजिए, पढ़ लेंगे, आगे चलिए। इसीलिए हम अपने मन से पढ़ाते हैं हमेशा। क्या पढ़ाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे थे हम? अच्छा हाँ, बताने जा रहे थे आपको कि अब जो आपका वैसे जरूरी है देख लिया जाए तो अलुक तत्पुरुष समास। प्रादि 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 जानते हैं क्या होता है? प्रादि में भी ऐसे उपसर्ग होते हैं, पुरुषा हो गया जो होता है, तो सारी चीजें आप लोग जानते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। बाकी बचा आपका अलुक तत्पुरुष। ये जो अलुक तत्पुरुष समास है, इसमें क्या होता है दोस्तों? आलुक, आलुक का मतलब नालुक, आलुक का मतलब इसमें भी देखिए नए संस्कृत तत्पुरुष समास हो गया, नए तत्पुरुष समास। नालुक, नालुक का मतलब ना जो लुके ना, जो लुके ना, जो छिपे ना, जो छिपे ना, जो छिपे ना, यानी कि इसमें विभक्तियों का लोप नहीं होता है। आलुक तत्पुरुष में आलुक, नालुक, छिप मत, छिप मत, छिपो मत। अब इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें विभक्तियों का लोप नहीं होता है। किधर लिखें, इधर लिखते हैं, चलिए चलिए। विभक्तियों का लोप नहीं होता है, विभक्तियों का लोप नहीं होता है, विभक्तियों का लोप नहीं होता है। जैसे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, युद्धि धन स्थिर, युधि धन स्थिर, स्थिर, ठीक, युधि धन स्थिर। अब देखिए इसमें कुछ छिप रहा है, कुछ नहीं छिप रहा है, बस ये संधि की वजह से ठा जो है ठा में बदल जा रहा है बस, बाकी कुछ और छिप नहीं रहा है इसमें, कुछ छिपने की बात नहीं है इसमें, कुछ छिपने की बात नहीं, इसमें छिपता नहीं है कुछ, कोई विभक्ति नहीं छिपती है। ठीक है, तो क्या करें, छोड़ के चलें? जल्दी से उदाहरण दे दीजिए। कुछ उदाहरण बता देते हैं, चलिए कुछ उदाहरण बता देते हैं। जैसे युधिष्ठिर हो गया, होता है ना आत्मने पदम, आत्मने पदम, तो ये हो जाएगा आपका आत्मने, आत्मने पदम अलग अलग कर दीजिए, हो गया। परस्मय पदम, परस्मय, परस्मय पदम, परस्मय पदम, तो इसका भी क्या हो जाएगा? परस्मय धन पदम। उदाहरण की बात कर रहे हैं, उदाहरण लीजिए। उदाहरण वाचः पति, वाचः धन, धन नहीं रहेगा, वाचः धन पति, क्या हो जाएगा? वाचस्पति, क्या हो जाएगा? वाचस्पति हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ढेर सारे उदाहरण आपको मिल सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आए या फिर आपको और भी जो संधियां बची हैं इसमें वो भी पढ़ने का मन हो तो बता दीजिएगा, आपको हम अलग से पढ़ा देंगे। लेकिन आपके सीटेट में सिर्फ इतना ही जरूरी है जितना मैंने आपको बताया। ठीक, एक्स्ट्रा पढ़ने का मन है, एक्स्ट्रा टाइम में मिलिए, पढ़ा देंगे, पूरा पढ़ा देंगे, एक एक
संधि, एक एक संधि, एक एक समास, एक एक टॉपिक व्याख्या करके अच्छे से समझा देंगे। लेकिन जितना आपको जरूरी है सीटेट में, मैंने उतना आपको विधिवत पढ़ाया है, कोई समस्या नहीं आने वाली अब। तो दोस्तों, आज के लिए आपसे अब हम विदा चाहें और आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को जो आपके लिए प्राणप्रिय हों उनको शेयर भी कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। ठीक, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।